हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए विप्र चांडालिनी का तीसरा और आखिरी भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अब तक आपने सुना कैसे प्रकाश ने विप्र चांडालिनी को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद प्रकाश और उसके दोस्त मनोज के ऊपर मौत मंडराने लगी। अगर आपने इसके दोनों पार्ट नहीं सुने हैं अभी तक, तो पहले उसे सुन ले, उसके बाद ही ये वाला पार्ट सुने। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर मनोज तेजी से भागता हुआ सीधा प्रकाश के करीब आया और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? आखिर अब क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या देख लिया तुमने? मनोज प्रकाश के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी ना बदले। प्रकाश उसी भाव में चुपचाप खड़ा होकर कांपे जा रहा था। मनोज ने फिर से सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ, बोलोगे भी? प्रकाश ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली को ऊपर उठाकर कमरे की दीवार पर इशारा कर दिया। जैसे ही मनोज ने अपनी नज़र उस तरफ फेरी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके भी चेहरे पर डर और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। मनोज ने हकलाते हुए कहा, ये कैसे हो गया? उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। आखिर ये किसने किया है? प्रकाश को उसके कहे अस्पष्ट वाक्य अच्छी तरह समझ आ गए थे। इस समय मनोज के सामने उसी दीवार पर जो अधूरे बाल की चित्र थी, उसमें पूरी औरत का चित्र बन चुका था। वो देखने में काफी डरावनी और खौफनाक लग रही थी। उस छवि को बनाने के लिए किसी ने नाखून से दीवार को खरोच खरोच कर पूरा बनाया था, जिस कारण दीवार पर कई जगह उंगली से निकले खून के धब्बों के निशान थे। ये देखकर मनोज को लगने लगा कि ये प्रकाश ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो तांत्रिक को खोजने उसके साथ ही गया था। मनोज के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखी। उसने तिरछी नजर प्रकाश के नाखून पर भी डाली, जो बिल्कुल नॉर्मल थे। मनोज ने चौंकते हुए कहा, ये किसने किया है? कहीं सच में उस विप्र चांडालिनी का प्रकोप होना शुरू तो नहीं हो गया ना? हमें जल्दी कुछ करना होगा। प्रकाश चुपचाप मनोज की बात सुन रहा था। वहीं कुछ देर के बाद प्रकाश सोने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। जैसे ही उसकी आंख लगी, अचानक से प्रकाश के कानों में किसी औरत के भिनभिनाने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। पहले तो प्रकाश ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अचानक से वो आवाज प्रकाश के कान में बेहद तेज सुनाई पड़ी। उठ जा साधक, मेरा साक्षात्कार नहीं करेगा? देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। सपने के अंदर से प्रकाश को वही भयानक सा चेहरा करीब आता दिखा। उसकी लाल आंखें और भयानक सा चेहरा देखकर प्रकाश नींद से उठकर बैठ गया। प्रकाश ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे विप्र चांडालिनी की साधना नहीं करनी चाहिए थी। तभी अचानक उसके कमरे में अजीब सा धुआं इकट्ठा होने लगा। उसे आभास हुआ कि कमरे के अंदर उसके अलावा भी कोई और मौजूद है। प्रकाश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देख सके। तभी प्रकाश को अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का स्पर्श महसूस हुआ, पर ठीक से देखने की कोशिश की तो कोई हाथ नहीं था, बस भारीपन महसूस हो रहा था। प्रकाश एकदम से उठकर खड़ा हो गया और हकलाते हुए पूछने लगा, कौन है यहाँ? हंसी की भयानक आवाज कमरे में गूंज पड़ी, जिससे प्रकाश अब थरथराने लगा था। लेकिन तभी किसी मोटरसाइकिल के गुजरने के कारण कमरे में हुई रोशनी में प्रकाश ने देखा उस कमरे के कोने में 8 फुट की औरत खड़ी थी, जिसका काफी भयानक रूप था। तन पर साड़ी पूरी तरह से फटी हुई थी और काले राख से सनी हुई थी। साथ ही साथ उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उसके भद्दे चेहरे पर वो खौफनाक हंसी प्रकाश के कलेजे की धड़कन काफी बढ़ा चुकी थी। उतने में उस औरत ने कहा, तूने मेरी साधना खंडित करके अपनी मौत को निश्चित किया है। कई सारे काल बीत जाएंगे, पर तू चांडाल योनि में भटकता ही रहेगा।
तुझे किसी भी हाल में मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद फिर से वो खौफनाक हंसी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। प्रकाश ने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने पूरी कोशिश की थी साधना पूरी करने की, लेकिन बाधा के कारण वो अधूरी रह गई। ये सुनते ही विप्र चांडालिनी गुस्से से बौखलाते हुए बोली, तेरी मौत के पहले जिसने बाधा डाली है वो भी मौत के मुंह में जाएगा और उससे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। प्रकाश ने हैरानी से सवाल किया, क्या था वो? किसने किया ये? वो व्यक्ति कौन था? विप्र चांडालिनी ने उसी आवाज में कहा, जल्दी ही पता चल जाएगा तुझे उस शख्स के बारे में। प्रकाश को विप्र चांडालिनी के मुंह से वो नाम जानना था, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थी। वो बार बार उस शख्स के बारे में पूछे जा रहा था, पर विप्र चांडालिनी बिना कुछ बताए अचानक कमरे के अंदर से ओझल हो गई। प्रकाश उसे पुकारने लगा, लेकिन उसके बाद विप्र चांडालिनी का उसे कोई आभास नहीं हुआ। उतने में प्रकाश के कानों के अंदर किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर इस वक्त किसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी? और यह आवाज़ तो छत पर से आ रही है, लेकिन इस वक्त इतनी रात में छत पर कौन हो सकता है? प्रकाश कमरे से लालटेन जलाकर जल्दी से कमरे से बाहर निकला और छत पर जाने लगा। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था, जिसे प्रकाश के हाथ की लालटेन रोशनी को चीरने लगी। कुछ ही पल में प्रकाश छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचने के बाद प्रकाश इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे ना कोई दिखाई दिया और ना कोई आवाज़ सुनाई दी। प्रकाश ने मन में कहा, तो वो आवाज़ किसकी थी? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ ना? खैर, मुझे अब जल्दी सोने जाना चाहिए। उसने 2-3 कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक किसी लड़की के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ प्रकाश को हल्की हल्की जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने गौर से सुना, यह आवाज़ छत की बाउंड्री के पार से आ रही थी। जल्दी से प्रकाश दौड़ कर गया तो उसने देखा कि मनोज की बहन सुषमा थी, जो अपने गले में फांसी लगाकर लटकने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर दीवार के सहारे टिके होने के कारण बची थी। प्रकाश ने तुरंत घबराहट के साथ सवाल करते हुए पूछा, सुषमा, तुम ये सब क्या कर रही हो? इस पर सुषमा ने बड़े ही नरमी के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा को विप्र चांडालिनी को सौंप रही हूँ और मैं हमेशा चांडाल योनि में भटकूंगी। ये कहकर भयानक तरह से हंसने लगी। प्रकाश उसकी बातें सुनकर पूरा अंदर तक हिल चुका था। वो सुषमा को रोकने की कोशिश करने लगा। उसी बीच प्रकाश की नज़र जब सुषमा की आंखों पर पड़ी तो देखा उसकी आंखें नहीं थी, काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसकी उंगली पर नज़र पड़ी तो वो पूरी तरह से जख्मी थी, जैसे उसने किसी चीज़ को कुरेदा हो। प्रकाश तुरंत समझ गया कि वो दीवार पर चित्र किसी ने नहीं, सुषमा ने ही बनाए थे। उसी बीच सुषमा ने वहाँ से छलांग लगा दी और सीधा ज़मीन पर जा गिरी। प्रकाश के मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी। वो हड़बड़ी के साथ चीखता हुआ तेजी से बाहर गिरी सुषमा की तरफ भागने लगा। उसकी चीखें सुनकर मनोज की भी नींद खुल गई। वो प्रकाश को ऐसे भागता देखकर उसके पीछे जाने लगा। प्रकाश उस जगह पर पहुंच गया जहां पर सुषमा की लाश गिरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे सुषमा की लाश कहीं दिखाई नहीं दी। बस जिससे फांसी लगा रही थी सिर्फ वो पड़ा था जमीन पर। प्रकाश ने घबराहट के साथ कहा, आखिर इस सुषमा की लाश कहाँ चली गई? उसके बगल में खड़ा मनोज सुषमा की लाश सुनते ही बौखला उठा और गुस्से से बोला, ये क्या बक रहे हो प्रकाश? सुषमा को कुछ भी हुआ तो देख लेना, हमारी दोस्ती नहीं बचेगी। प्रकाश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मनोज फुर्ती के साथ भागता हुआ सुषमा के कमरे की तरफ गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। प्रकाश भी वहाँ पहुँच गया। मनोज के दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। प्रकाश ने तुरंत कहा, मेरे ख्याल से एक बार दरवाज़ा तोड़कर देखना चाहिए, सब ठीक है या नहीं। दोनों मिलकर दरवाज़ा तोड़ने लगे। दरवाज़ा टूटते ही दोनों ने देखा कि सुषमा बिस्तर पर मौजूद नहीं थी और एक अजीब सी गंध कमरे से आ रही थी। मनोज ने कहा, आखिर इतनी गंध किस चीज़ से आ रही है? और सुषमा को पुकारने लगा, सुषमा कहाँ है तू? तभी प्रकाश ने कमरे के कोने में इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उस कोने में सुषमा वहाँ बैठी है।
मनोज ने जैसे ही उस ओर देखा तो सच में सुषमा कोने में पीठ करके बैठी हुई थी। वहां रोशनी ना पहुंचने के कारण अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से उन दोनों को साफ नहीं दिख रहा था। प्रकाश ने फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, आखिर सुषमा अंधेरे में जमीन पर क्यों बैठी हो? मनोज धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए सुषमा के करीब जा रहा था और उसने घबराहट भरी आवाज में सुषमा से सवाल किया, जवाब दे तू, नीचे बैठकर क्या कर रही है सुषमा? तभी सुषमा ने तुरंत पलटकर गुस्से में कहा, मुझे परेशान मत कर और जल्दी भाग जा यहाँ से। ये वाक्य कहते वक्त सुषमा मुंह में कुछ चबा रही थी। वो इसके बाद वापस से मुंह घुमाकर कुछ खाने में लग गई। अंधेरा होने के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। मनोज और प्रकाश एक दूसरे की तरफ अजीब भाव से देखने लगे। तभी प्रकाश अपने जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैश ऑन कर देता है। सामने का नज़ारा देख दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन दोनों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सुषमा के सामने एक मरा हुआ सूअर का बच्चा पड़ा हुआ था, जिसका मुंह आधा खाया हुआ लग रहा था, जो सुषमा सूअर के पेट की आंत निकालकर अपने दांतों से चबा रही थी। इससे सुषमा का मुंह खून से सन चुका था। ये देखकर मनोज का मन बुरी तरह से घिन्ना चुका था। वो कुछ पल तक ऐसे ही देखता रहता तो वहीं उल्टी कर देता। प्रकाश मनोज का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मनोज के चेहरे पर गुस्से और दुख का मिला जुला भाव नजर आ रहा था। उतने में प्रकाश ने दीवार पर उभरी आकृति के बारे में बताते हुए बोला, वो भयानक आकृति भी सुषमा ने अपने नाखूनों से खींचकर बनाई थी। मनोज गुस्से से भरे लहजे में बोला, तुम्हारी विप्र चांडालिनी साधना ने मेरी बहन को मुसीबत में डाल दिया ना, इसी कारण तुम्हें साधना करने से रोका था। अब तो ज्यादा दिन भी नहीं बचे सुषमा की शादी को। मनोज काफी चिंता में लग रहा था। प्रकाश को काफी अफसोस हो रहा था। उसे साधना नहीं करनी चाहिए थी। प्रकाश अपनी सफाई में कुछ कह पाता, उतने में अंदर से सुषमा की चीख की आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ भागते हुए सुषमा के कमरे में गए। सुषमा मनोज को देखकर घबराते हुए बोली, भैया ये सब क्या है? मेरे कमरे में मरा हुआ सूअर कहाँ से आया? और क्या मैं सूअर खा रही थी? मनोज ने उदासी के साथ हामी भरते हुए कहा, हाँ। सुषमा ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने तो बचपन से नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर ये कैसे हुआ? क्यों खाया मैंने सूअर का मांस? ये कहते हुए सुषमा ने अपने पेट को पकड़ लिया। अचानक ही उसने कस के अपने नाखूनों की मदद से अपना पेट चीरना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देख मनोज उसे रोकने के लिए करीब आया। उतने में सुषमा ने भयानक आवाज में कहा, इन सब का कारण भी तो तुझे पता है अच्छे से ना? ये वाक्य सुनकर मनोज के चेहरे पर न जाने अजीब सा खौफ का भाव छा गया, जिसे प्रकाश ने भांप लिया। सुषमा ने भारी आवाज में आगे कहा, मैं इस लड़की के शरीर को 2 दिन के अंदर बुरी तरह सड़ाकर खत्म कर दूंगी, फिर उसके बाद, और प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका तो चांडाली योनि में तड़पना निश्चित है। ये कहते ही सुषमा का शरीर तेजी से काला और कमजोर होने लगा। वो कुछ पल में ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद प्रकाश मनोज से सवाल करता हुआ बोला, आखिर सुषमा के अंदर विप्र चांडालिनी ने ऐसा तुम्हारे तरफ देखकर क्यों कहा? प्रकाश के सवाल पर मनोज को और घबराहट होने लगी। वो छुपाने की कोशिश करता, लेकिन बार बार प्रकाश के पूछने पर वो चाहकर भी कुछ छुपा न सका। फिर मनोज ने पलटकर सवाल कर दिया, तुम्हारी साधना किसने भंग की? तुम्हें पता है? किसी ने तो भंग करने की कोशिश की थी क्या? प्रकाश की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। उसने हैरानी से हामी भरते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मनोज ने आगे बताते हुए कहा, दरअसल वो शख्स कोई और नहीं, मैं ही मुंह ढक कर आया था। प्रकाश बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या? वो तुम थे? आखिर तुम्हें मेरी साधना भंग करके क्या मिला? मनोज तुरंत गुस्से और उखड़े लहजे में बोला, मैंने तुमसे तंत्र साधना करने से मना किया था, पर तुम नहीं माने तो कर दिया। पर मुझे पता नहीं था इसका ऐसा परिणाम होगा, वरना मैं कभी तुम्हारी साधना भंग नहीं करता। उतने में वहां विप्र चांडालिनी की आवाज गूंज पड़ी,
चिंता मत कर, तेरी बहन के बाद तेरी ही मौत निश्चित है। ये सुनने के बाद मनोज गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी बहन को छोड़कर मेरी जान ले लो। पर विप्र चांडालिनी का कोई जवाब नहीं आया। मनोज इस वक्त प्रकाश और अपनी बहन दोनों के नज़र में काफ़ी गिरा हुआ महसूस कर रहा था। वो चुपचाप खड़े होकर खुद के ऊपर ही पछता रहा था। उतने में प्रकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरी साधना जो भंग की थी वो अपनी बहन के लिए ही तो किया था। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही विप्र चांडालिनी से छुटकारा पा लेंगे। बस हमें तांत्रिक रुद्रानंद का पता लग जाए। इस पर मनोज ने तुरंत कुछ सोचते हुए कहा, तांत्रिक रुद्रानंद बस आनंद मठ ना पहुंचे हो, वरना तो उन्हें यहाँ आते आते काफ़ी दिन लग जाएंगे। प्रकाश चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। मनोज ने आगे कहा, एक बार फिर से तांत्रिक रुद्रानंद को खोजने जाओ, क्या पता अब मिल जाए। मनोज की बात मानने के अलावा प्रकाश के पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। वो मनोज की बात मानकर रुद्रानंद को खोजने के लिए फिर से निकल पड़ा। शाम का वक्त हो चला था। प्रकाश ने 2-4 जगहों पर खोजा, लेकिन वो नहीं दिखाई दिए। धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा था। उसके साथ ही प्रकाश को घबराहट हो रही थी। सुनसान सड़कों पर चलते वक्त उसे किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। प्रकाश ने ध्यान दिया तो देखा पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। कुछ बोलने को वो हुआ ही तभी पेड़ के नीचे से भयानक सा चेहरा सामने आ गया, जिसे प्रकाश देखकर काफ़ी घबराने लगा। वो चेहरा था उसी विप्र चांडालिनी का। उस विप्र चांडालिनी ने जोर से गरजते हुए कहा, तो तांत्रिक को ना ढूंढ पाएगा और ना मुझसे मुक्ति पा सकेगा। प्रकाश ने हड़बड़ी में तेज कदमों से भागना शुरू कर दिया, लेकिन सड़क काफ़ी कच्ची होने के कारण कई सारे पत्थर पड़े थे, जिनसे टकराकर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सीधे घुटने में एक नुकीला पत्थर घुस गया, जिसकी वजह से चल पाना मुश्किल होने लगा। वो विप्र चांडालिनी प्रकाश के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से घूरते हुए जोर से तीखी आवाज़ में चिल्ला पड़ी, जिससे सड़क पर पड़े सारे पत्थर हवा में लहराने लगे, जो प्रकाश के ऊपर कभी भी बरसने वाले थे। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। प्रकाश ने घबराते हुए कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। जो सोचा था वही हुआ। हवा में लहराते पत्थर तेजी से प्रकाश के शरीर पर बरसने लगे। वो इसके शरीर को लहूलुहान करने लगे और प्रकाश वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब प्रकाश होश में आया तो उसका पूरा बदन दर्द से कराह रहा था। उसने उठने की कोशिश की पर उठा न गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उठ पाया। प्रकाश खुद में हिम्मत जुटाकर तांत्रिक रुद्रानंद की खोज में निकल पड़ा। पैरों की चाल देखकर लग रहा था जैसे किसी भी वक्त धड़ाम से गिर पड़ेगा। खैर, प्रकाश ने लगभग सारी जगहों पर तांत्रिक को खोजा, लेकिन वो उसे कहीं न मिले। फिर वो उदासी से वापस घर जाने लगा। प्रकाश खेतों के बीच से गुजरता जा रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे से कड़क आवाज में रोका। रुको! प्रकाश एकदम से शॉक्ड हो गया और झटके से अपनी गर्दन घुमा ली। उसने देखा कि उसके सामने तांत्रिक रुद्रानंद हाथ में पोटली लिए खड़े थे। प्रकाश उनको देखकर बेहद ही खुश हो गया और आंखों में आंसू लिए उनके पैरों में गिर गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा मेरी मदद करो, वो विप्र चांडालिनी मुझे और मनोज को खत्म करने वाली है, अब आप ही उसे रोक सकते हैं। प्रकाश की बात सुनकर रुद्रानंद ने तुरंत अपने कदम पीछे खिसका लिए और मना करते हुए बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो विप्र चांडालिनी किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली, वो अपना बदला लेकर ही रहेगी। प्रकाश ने फिर से उसी लहजे में कहा, बाबा आप ऐसा मत कहो, आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। तांत्रिक ने तुरंत पलटकर कहा, मैंने उसी वक्त चेतावनी दी थी। किसी भी प्रकार की चूक से विप्र चांडालिनी साधक की दुश्मन बन जाती है और अब भोगो अपनी गलती का फल। प्रकाश हर तरफ से तांत्रिक की बातों पर निराश हो रहा था। तांत्रिक रुद्रानंद ने साफ मना कर दिया। प्रकाश उन्हें मनाने के लिए बार बार उनके हाथ पैर पकड़े जा रहा था। थोड़े देर में उस तांत्रिक को भी दया आने लगी थी। तांत्रिक ने फिर प्रकाश को शांत कराते हुए कहा, ठीक है, तुम इतना गिड़गिड़ाओ मत, मुझे सोचने दो, आखिर तुम्हारी मदद किस प्रकार कर पाऊंगा।
ये कहकर तांत्रिक रुद्रानंद कुछ देर के लिए गहरे चिंतन में डूब गए। प्रकाश को इंतजार था तो सिर्फ उसके मुंह से शब्द निकलने का। आखिर तांत्रिक ने बोल ही दिया, विप्र चांडालिनी को मुक्त करने की एक बड़ी सी क्रिया है, उसे जल्दी ही करनी होगी, वरना वो अपने शिकार को ज्यादा वक्त तक नहीं छोड़ती। प्रकाश ने सवाल करते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक रुद्रानंद ने कहा, कल तुम 8 बजते ही शमशान घाट पहुंच जाना। याद रहे, आने में 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, और साथ में 2 जिंदा मोटे ताजे सुअर को अपने साथ लेकर आना। तांत्रिक ने प्रकाश को सब कुछ अच्छे से समझा दिया और इसके बाद प्रकाश वापस घर लौट गया, जहां मनोज आग सेकते हुए प्रकाश के बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा था। प्रकाश को घर आता देखकर मनोज ने तुरंत सवाल करना शुरू कर दिया। क्या हुआ प्रकाश, तुम्हारी तांत्रिक रुद्रानंद से भेंट हुई? क्या कहा उन्होंने? क्या वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है? प्रकाश मनोज के मुंह से इतने सारे सवाल सुनकर उसे धीरज बंधाते हुए बोला, हाँ, तांत्रिक रुद्रानंद ने मुझे कल शमशान घाट बुलाया है, वहीं होगी उस विप्र चांडालिनी से हमारी मुक्ति। अचानक से मनोज के भाव एकदम से बदल गए। प्रकाश कुछ समझ पाता उससे पहले मनोज के अंदर की विप्र चांडालिनी आ गई। विप्र चांडालिनी ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, तुम लोगों को मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मनोज बार बार इस शब्द को बड़बड़ाते हुए ही पास में जल रही आग के अंदर अपना मुंह घुसाने वाला था। वो तो भला प्रकाश ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया, वरना उसका मुंह बुरी तरह से जल जाता। इसके बाद विप्र चांडालिनी ने जोर से कहा, मुझसे मुक्ति दिलवा पाना किसी के बस की बात नहीं है। इतना कहकर मनोज वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तब प्रकाश ने मनोज को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं विप्र चांडालिनी को दूर करके ही रहूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। वहीं कमरे के अंदर सुषमा की दर्द भरी कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रकाश ने जब अंदर जाकर देखा तो सुषमा का शरीर हड्डी के ढांचे जैसा हो गया था, जैसे किसी के छूने से उसकी हड्डी टूट सकती थी। साथ ही उसका शरीर भी काफ़ी काला और दाग युक्त हो गया था और उसके शरीर से अजीब सी गंध भी आ रही थी। सुषमा ने नम आंखों से मनोज को देखते हुए कहा, अब मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है भैया, आप अपना हमेशा ख्याल रखना। इस पर प्रकाश तुरंत आगे आकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। प्रकाश ने जैसे तैसे वही पूरी रात बिताई और दूसरे दिन सारी तैयारी करके शाम में निकलने ही वाला था, उतने में सुषमा जोर से चीख पड़ी। प्रकाश दौड़कर गया तो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने सुषमा का शरीर पड़ा था, जिसमें पूरे 10 चाकू घुसे हुए थे और एक चाकू गर्दन के पास घुसा था। प्रकाश तो उसे देखकर जम सा गया, जिससे उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उतने में सुषमा ने आखिरी सांस लेते हुए प्रकाश से कहा, तुम मेरे भैया को कैसे भी करके बचा लो। इसी के साथ सुषमा ने अपना दम तोड़ दिया। प्रकाश की आधी हिम्मत और टूट गई, लेकिन अब उसे मनोज के लिए कैसे भी करके सब ठीक करना था। प्रकाश जल्दी से तांत्रिक रुद्रानंद के कहे अनुसार उस शमशान घाट में पहुंच गया, लेकिन उसे होश नहीं था कि वो 8 बजे से पहले ही पहुंच चुका है। प्रकाश वहीं पर खड़ा था कि अंदर से रुद्रानंद ने आवाज़ देकर बुलाया, जल्दी अंदर आ जाओ, देर मत करो, हमें जल्दी जल्दी क्रिया की शुरुआत कर देनी चाहिए। तांत्रिक ने सामने बनी अग्निकुंड में आग जला दी और सीधा ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। प्रकाश को बार बार अग्निकुंड की गहराई खटक रही थी, क्योंकि वो सामान्य की तरह नहीं थी। तभी तांत्रिक रुद्रानंद ने कहा, अपने हाथ के खून की बूंद आग में गिराते रहना और मेरे साथ साथ जो बोलूं उसे दोहराना, इससे विप्र चांडालिनी मुक्त हो जाएगी। प्रकाश ने तांत्रिक की बात मान ली और उनके साथ मंत्र दोहराने लगा। मैं विप्र चांडालिनी से मुक्ति के लिए उससे मैं अपनी बलि। उतने में पीछे से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, ऐसा मत करो। जैसे ही प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शमशान घाट के बाहर तांत्रिक रुद्रानंद खड़े थे। ये देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, जब तांत्रिक बाहर है तो इस सामने कौन बैठा है। तभी सामने बैठा तांत्रिक के भेष में भारी आवाज में बोला, वाक्य पूरा करो जल्दी। प्रकाश तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ
और वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी शमशान घाट में मौजूद तांत्रिक विप्र चांडालिनी के रूप में बदल गया। विप्र चांडालिनी गुस्से में प्रकाश के ऊपर हमला करने लगी। वहीं सामने खड़ा तांत्रिक ने अपनी पोटली से कुछ अभिमंत्रित राख उस विप्र चांडालिनी के ऊपर फेंक दी, जिसके बाद वो वहां से ओझल हो गई। तांत्रिक रुद्रानंद तुरंत शमशान घाट के अंदर आकर जल्दी से एक गोल घेरे का रक्षा कवच बनाते हैं और जल्दी जल्दी क्रिया की शुरुआत कर दी। रुद्रानंद लगातार मंत्रों के जाप करे जा रहे थे। उन मंत्रों की शक्ति काफी ज्यादा थी, जिससे उनकी काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही थी। पूरा 1 घंटा मंत्र जाप करने के बाद तांत्रिक रुद्रानंद ने प्रकाश से कहा, तुमने विप्र चांडालिनी को बुलाने के लिए इन जीभ से मंत्र उच्चारित किया था, अब उसे चाकू से हल्का काट के जीभ का खून टपकाना होगा। ये सुनकर वो तुरंत तैयार हो गया। उसी दौरान शमशान घाट के चारों तरफ गुस्से से गुर्राने की भयानक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। प्रकाश ने घबराहट के साथ तांत्रिक के कहानुसार खून की कुछ बूंदें आग के कुंड में टपका दी। विप्र चांडालिनी गुस्से से बौखला उठी और भयानक आवाज में तांत्रिक से बोली, बंद कर इसे, वरना इसके बाद अगली मौत तेरी होगी। लेकिन तांत्रिक के ऊपर विप्र चांडालिनी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। विप्र चांडालिनी प्रकाश से बोली, तू इस घेरे से बाहर निकल जा, मेरी बात मान ले, वरना तेरा दोस्त मनोज नहीं बचेगा। प्रकाश के आंख में विप्र चांडालिनी का खौफ नजर आने लगा और दूसरे पल प्रकाश के कानों में मनोज की चीख गूंज पड़ी। जैसे ही प्रकाश ने गर्दन घुमाकर देखा तो मनोज शमशान घाट के अंदर खड़ा था। उसके पास मौजूद विप्र चांडालिनी प्रकाश से बोली, बंद कर इस क्रिया को, वरना ये मारा जाएगा। प्रकाश ने बेचैनी से तांत्रिक से कहा, इस क्रिया को रोक दो बाबा, वरना वो मनोज को मार देगी। तांत्रिक प्रकाश पर गुस्सा करते हुए बोला, अरे मूर्ख, ये क्रिया रुकी तो हम तीनों मारे जाएंगे, तुम बस चुपचाप बैठे रहो। वहीं मनोज ने भी नम आवाज में कहा, मेरी चिंता मत करो और क्रिया पूरी करो। उतने में विप्र चांडालिनी ने अपने नुकीले नाखून को मनोज के गर्दन के आर पार घुसा दिया। प्रकाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मनोज को छोड़ दो, उसे मत मारो। लेकिन तब तक मनोज की भी मौत हो गई थी। उसकी मौत देखकर प्रकाश और बुरी तरह से टूट गया। तभी तांत्रिक रुद्रानंद ने कहा, अब जल्दी करो, विप्र चांडालिनी को मुक्त करने के लिए दोनों सुअर की बलि दो। प्रकाश पहले ही 2 जिंदा सुअर अपने साथ लेकर आया था। उसने जल्दी से अपने हाथ में चाकू लिया और रस्सी में बंधे सुअरों की बलि चढ़ा दी। उन दोनों सुअर के गर्दन से खून की तेज धार निकलने लगी, जिसकी एक धार आग में जा रही थी। वहीं सामने खड़ी विप्र चांडालिनी को काफी तेज भूख लगने लगी। तांत्रिक ने तुरंत प्रकाश को संकेत किया और प्रकाश ने जल्दी से उन दोनों सुअर को भोग के रूप में विप्र चांडालिनी को दे दिया। विप्र चांडालिनी उसी शमशान घाट की जमीन पर बैठकर अपने भोग का आनंद लेने लगी। इसके बाद एक भयानक हंसी के साथ विप्र चांडालिनी हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। तांत्रिक ने तुरंत यकीन दिलाते हुए कहा, अब तुम आजाद हो उस विप्र चांडालिनी से। प्रकाश को काफी कुछ खो देने के बाद मुक्ति मिली। उसके चेहरे पर केवल और केवल दुख ही नजर आ रहा था। उसके बाद तांत्रिक रुद्रानंद अपनी पोटली लेकर आनंद मठ की तरफ निकल पड़े। उसके बाद प्रकाश ने मनोज और सुषमा का अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को पानी में विसर्जित कर दिया। साथ ही उज्जैन के महाकालेश्वर में दर्शन करके वहां की दिव्य आरती और भस्म लेकर वापस जयपुर हमेशा हमेशा के लिए लौट गया। तब से उसे कभी भी किसी चीज ने परेशान नहीं किया। दोस्ती खोने का गम आज भी उसके दिल में बसा है। तो ये कहानी यहीं खत्म हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली।